हमने लास्ट टाइम देखा था जब सुनवो ने लोन शार्क वालों को मारा था और उन्हें हॉस्पिटलाइज कर दिया था, तब उन्होंने ब्लैक बियर को बुलाया था सुनवो को मारने के लिए। और अभी सुनवो ब्लैक बियर के सामने ही खड़ा होता है। ब्लैक बियर सुनवो से कहता है कि तू बड़ा इंटरेस्टिंग बंदा है, कि मेरे को देखने के बावजूद भी तू नहीं डर रहा है, तो लगता है मुझे तुझे बताना पड़ेगा कि फेयर क्या होता है। उसी मोमेंट पे हम देखते हैं कि सुनवो ब्लैक बियर को पंच करने के लिए आगे बढ़ता है और वो चश्मे वाला बंदा बड़ा शौक होता है क्योंकि सुनवो काफी तेज होता है, पर जो ब्लैक बियर होता है वो उसे एक चांटे में ही जमीन पे गिरा देता है। और सुनवो को कहता है कि भाई तू कितना भी क्रेजी क्यों ना हो, पर अगर तू मेरे साथ हेड ऑन आएगा तो तुझे मैं ऐसे ही गिरा दूंगा। पर ब्लैक बियर शौक हो जाता है क्योंकि सुनवो वापस खड़ा होने वाला था और सुनवो कहता है तू बहुत ज्यादा बोलता है जिसके पास कुछ नहीं है। ब्लैक बियर उसकी बातों से थोड़ा ट्रिगर तो होता है, पर वो तभी बोलता है कि इसी बात से तो मेरे को लोगों को मारने में मजा आता है। तो चश्मे वाला बंदा थोड़ा परेशान होता है क्योंकि उसे लगता है जो ब्लैक बियर है वो सही में सुनवो को मारने के लिए जा रहा है। ब्लैक बियर सुनवो के ऊपर हमला करता है, पर सुनवो उसके हमले को डॉज करके एक किक उसके मुंह पे दे मारता है। और चश्मे वाला बंदा बड़ा शौक होता है क्योंकि उसने कभी नहीं सुना था कि किसी ने ब्लैक बियर को गिराया हो, पर ब्लैक बियर अपने हाथ से खुद को गिरने से रोक लेता है। चश्मे वाला बंदा सोचता है कि ब्लैक बियर को फिजिकल किंग कहते हैं कंट्री का, और इतनी आसानी से वो नहीं गिरेगा नीचे। ब्लैक बियर अपनी बड़ाई कर रहा होता है, मुझे क्या लगा कि मैं एक छोटे बच्चे के हमले से नीचे गिर जाऊंगा। उसकी बात खत्म होते ही सुनवो उसके मुंह पे एक जोर का घुसा देके मारता है और उसके बाद उसे बहुत बुरी तरह मारता है जमीन पे गिरा के, और उसके ऊपर काफी सारे घूंसे बजा रहा होता है। पर तभी ब्लैक बियर उसे बीच में पकड़ लेता है और अपना अल्टीमेट मूव यूज करने जा रहा होता है, बोन क्रशर। और चश्मे वाला बंदा बोलता है कि अब ब्लैक बियर अपना अल्टीमेट मूव यूज करने जा रहा है, बोन क्रशर, तो अब मुझे ये रोकना ही पड़ेगा। जैसे ही वो चश्मे वाला बंदा दरवाजा खोल के अंदर जाता है तभी वो और ब्लैक बियर दोनों शॉक हो जाते हैं क्योंकि ब्लैक बियर ने अपनी पूरी स्ट्रेंथ यूज कर ली थी, पर फिर भी सुनवो हिल रहा था। ब्लैक बियर अपनी पूरी जान लगा देता है पर वो सुनवो की बोन्स को क्रश नहीं कर पाता, और हम देखते हैं सुनवो अपने आप को ब्लैक बियर की बॉडी से ऊपर की तरफ उठाता है और एक जोर का हेडबट उसके ऊपर देके मारता है, जिससे जो ब्लैक बियर है उसकी पकड़ ढीली हो जाती है और 2 3 4 बार उसके ऊपर हेडबट मारता रहता है। तभी चश्मे वाला बंदा बीच में आके बोलता है कि अब रुक जा, वो ऑलरेडी अनकॉन्शियस हो चुका है। और वो सुनवो को थोड़ा शांत करता है और कहता है अगर चीजें और बढ़ेंगी तो इन्हें साफ करने में बड़ी दिक्कत आएगी, और वो किसी को कॉल करके रूम 202 में बुलाता है और उन्हें कहता है कि हेड ट्रॉमा हुआ है कार एक्सीडेंट की वजह से। सुनवो उस चश्मे वाले बंदे से पूछता है कि तू कौन है, क्या तू उनके साथ है। चश्मे वाला बंदा बोलता है कि मैं तेरे साथ टीम अप करने के बारे में सोच रहा हूँ, जिसपे सुनवो रिप्लाई करता है पागल हो गया है क्या बोले जा रहा है। तभी हम देखते हैं कुछ बंदे उसके रूम के अंदर आते हैं और वो आके बोलते हैं उस चश्मे वाले बंदे को कि कंफर्म हो गया है, क्या हम इसे यहाँ से साफ कर दें। और चश्मे वाला बंदा उनसे एक क्वेश्चन पूछता है, क्या अब हम ये अज्यूम कर सकते हैं ब्लैक बियर कुछ टाइम के लिए अनकॉन्शियस ही रहेगा, और वो जगह को साफ करने लग जाते हैं। सुनवो को कुछ समझ नहीं आ रहा होता, तभी वो चश्मे वाला बंदा सुनवो को एक रेड कलर का बिजनेस कार्ड देता है, बस तुझे लड़ना है उसके लिए जिसे मैं सर्व करता हूँ। और वो कहता है भाई चला जा यहाँ से, मैं लड़ाई के थ्रू पैसे नहीं बनाना चाहता, और किस तरह का स्कैम तुम ये पुल करने की कोशिश कर रहे हो। और वो ये बोलते ही दरवाजे से बाहर चला जाता है और वो चश्मे वाला बंदा बोलता है कोई नहीं, लोगों की सोच बदलती है। उसके बाद हम देखते हैं सुनवो मैन वॉशरूम में अपना मुंह धो रहा होता है और कहता है कि मेरी जिंदगी तो एक मैस है ही, पर मुझे अपनी मॉम से निभाया हुआ वादा तो पूरा करना था कि मैं कभी किसी से ना लड़ूं। तभी सुनवो के फादर अंदर आते हैं, उससे बोलते हैं तू यहाँ क्या कर रहा है, वो भी इस हालत में। और सुनवो गुस्से से रिप्लाई करता है कि तुम बताओ कि इस कंडीशन का जिम्मेदार कौन है, तुम एक बॉक्सिंग चैंपियन थे, तुम्हारे पास स्पॉन्सर भी थे, फिर भी तुमने कुछ नहीं किया, तुम इतनी बड़ी डेथ में कैसे फंस गए। क्या तुम्हारा चैंपियन होने का प्राइड ना बड़ा है जिस वजह से तुम एक लोकल जिम में नहीं लड़ सकते। मुझे ही नहीं पता कि तुम्हें नेशनल टीम से किस लिए किक आउट किया। और बोलता है क्या वो बेकार सा प्राइड मेरी बीमार माँ की तबीयत से ज्यादा जरूरी था। उसके फादर ने उसे कोई जवाब नहीं दिया, बस जाते जाते ये बोला कि कहीं जाने की मत सोचिए, हॉस्पिटल में ही रहियो। उसके फादर के जाते ही सुनवो को अचानक से चक्कर आने लगे, वो गिरने से बचता है और जमीन में जाके बैठ जाता है। सुनवो को समझ नहीं आया कि उसे चक्कर क्यों आए, उसे लगा कि मैं कुछ दिन से सही तरीके से सो नहीं रहा हूँ, शायद इस वजह से उसे चक्कर आ रहे हूँ, और सोचने लगता है कि ऐसा नहीं है, ये तभी होता है जब मैं अपने पापा को देखता हूँ, उसी वक्त मेरा सर दर्द करने लगता है और मैं अपने डैड से नफरत करता हूँ क्योंकि उसके फादर हमेशा इंजरीज लेके घर आते थे, उन बुलीज के पेरेंट्स के सामने झुक जाते थे जो उसे बुली करते थे, और वो अपने डैड के ऊपर किसी चीज के लिए भी रिलाई नहीं करना चाहता, और वो इस बात पे भरोसा नहीं करना चाह रहा था। माय डैड थिंक्स ही हैज डन एवरीथिंग ही नीड टू डू, और इसे लग रहा होता है कि वो किसी गड्ढे में डूबे जा रहा है। एक हाई स्कूल का बच्चा जो एक फिशिंग बोट पे भी नहीं जा सकता, उसके लिए एक लाइफ बदलना तो बहुत बड़ी बात है, और रोजमर्रा की जिंदगी के लिए भी वो खर्चे नहीं निकाल पा रहा था। स्कूल के बुलीज ने उसकी डिलीवरी बाइक भी तोड़ दी थी क्योंकि उसने उनके साथ खेलने से मना कर दिया था, और उन बुलीज की वजह से उसके डैड के ऊपर कर्जा और बढ़ता चला गया, और वो अपनी मॉम को छोड़ के भी घर से नहीं भाग सकता था। तभी वो अचानक से हॉस्पिटल के बेड पे उठता है और कहने लगता है इन्होंने कब मुझे दूसरे रूम में शिफ्ट कर दिया, और सोचने लगता है कि वो कितनी देर से लेटा पड़ा है। और हम देखते हैं कि सनवू को उसके डैड का मैसेज आया होता है कि अब टाइम आ गया है कि मैं तुझे सब कुछ बता दूं, और सोचने लगता है कि अब क्या बचा है छुपाने को। वो अपनी मॉम के लिए थोड़ा परेशान हो रहा था तो अपने डैड को फोन करके पूछता है कि मॉम ठीक है, पर उसका बाप रिप्लाई करता है कि घर मत आइयो, घर में गैंगस्टर छुपे हुए हैं जो कि बहुत ज्यादा डेंजरस हैं, और कहते हैं कि उसको सेफ रखने के लिए उसे दूसरे हॉस्पिटल रूम में शिफ्ट कर दिया है दूसरे नाम के साथ। और सनवू थोड़ा पैनिक
होने लगता है और पूछता है कि मॉम कहाँ है। तो बाप रिप्लाई करता है कि उसकी माँ सेफ है, उसे पुलिस स्टेशन के पास ही एक मोटल पे छुपा लिया है और मैं ज्यादा देर बात नहीं कर सकता, तो कहीं मत जाना। थोड़े टाइम बाद हम देखते हैं कि सुनवो खुद को ही ब्लेम करने लगता है और सुनवो कहता है कि अगर मैंने उन गैंगस्टर से पंगा नहीं लिया होता तो शायद हालात इतने बेकार नहीं होते। वो बाहर जा रहा होता है ये सोचते हुए कि उसे सबसे पहले अपनी मॉम को ढूंढना है। तभी उसे उसके डैड का फोन आता है। जैसे ही वो हेलो बोलता है तभी वो देखता है कि सामने से किसी और की आवाज आती है जो उससे पूछता है क्या आप मिस्टर हैंकिस बेटे हो। वो कहता है हाँ, पर तुम कौन हो। तभी वो जो कॉल पे बंदा होता है वो कहता है कि तुम्हारे डैड गिर गए हैं और वो भी अनकॉन्शियस है और उनकी हालत बहुत खराब है। और हम देखते हैं कि वर्किंग के वक्त सनवू के फादर नीचे गिर जाते हैं जिनसे उनके हाथ पैर बुरी तरीके से इंजर्ड हो रखे हैं। और हम देखते हैं कुछ टाइम बाद वो अपने फादर के बेड के सामने खड़ा था जो कि अनकॉन्शियस पड़े हुए थे। और हम देखते हैं कि डॉक्टर और सनवू के बीच में क्या बात हुई है। तो डॉक्टर उसे कहता है कि ये सर्जरी काफी मुश्किल है और इस सर्जरी का खर्चा ही 100 मिलियन वॉन आएगा और सर्जरी के बाद भी सालों तक एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट ही चलेंगे। सनवू रोने लगता है और उसे समझ नहीं आता कि वो इतने पैसे कहाँ से लाएगा। बट तभी उसे वो बिजनेस कार्ड याद आता है और वो कार्ड को ढूंढने की कोशिश करता है। वो डस्टबिन में चेक कर रहा होता है बट वो देखता है कि डस्टबिन में तो कुछ नहीं है। तो सनवू जमीन पे अपना सर रख के चिल्लाने लगा कि ये सब मेरी गलती है और रोने लगता है और बोलता है कि मैं कुछ नहीं कर सकता, इससे अच्छा होता कि मैं मर ही जाता। और तभी वो चश्मे वाला बंदा उसके पीछे आता है और उससे कहता है कि किसी चांस से तू इस कार्ड को तो नहीं ढूंढ रहा, क्या तूने अपना मन बदल लिया है। सनवू से कहता है कि तू मुझे कितना दे सकता है और चश्मे वाला बंदा कहता है 10 बिलियन वॉन अगर तू जीत जाए। और ये बात सुन के सनवू शॉक हो जाता है। और अगर तू जीते ना पर फिर भी अगर तूने पॉपुलैरिटी गेन कर ली लोगों के बीच में तो तू उसके बावजूद भी काफी पैसा बना सकता है, क्या तू हमारे साथ आएगा। और कुछ टाइम बाद हम देखते हैं कि सनवू और उस चश्मे वाले बंदे की मीटिंग चल रही होती है और वो उसे कॉन्ट्रैक्ट देता है और वो कॉन्ट्रैक्ट उठाता है और पूछता है कि ये फाइटिंग वर्ड क्या है। वो चश्मे वाला बंदा उसे कहता है कि एक अंडरग्राउंड सीक्रेट फाइटिंग टूर्नामेंट है और इनमें वो फाइटर्स लड़ते हैं जिन्हें ड्रॉपिंग ड्रग्स के द्वारा मॉन्स्टर्स जैसी फिजिकल एबिलिटी मिल जाती है और ये इन्हें हॉस्पिटलों में दिया जाता है। और सनवू थोड़ा सीरियस होकर बोलता है डोपिंग, मैं ये सब नहीं करता। फिर भी वो चश्मे वाला बंदा उसके सामने काफी सारे ड्रग्स दिखाने लगता है और उस सनवू को समझा रहा होता है कि ये कोई नॉर्मल ड्रॉपिंग ड्रग्स नहीं है, ये ऐसे हैं एक जो बंदा मरने की हालत में हो उसे तक राक्षस बना सकते हैं। और बोलता है ऑब्वियस सी बात है कि ड्रॉपिंग मैंडेटोरी नहीं है, ऑप्शनल है। और सनवू से पूछता है कि भाई एग्जैक्टली तू है कौन। उस सनवू से अपने लेट इंट्रोडक्शन के लिए माफी मांगता है और कहता है कि मैं किम मिन सुक हूँ और मैं एक स्काउट हूँ जो एक वीआईपी के लिए फाइटर्स ढूंढता है जो कि फाइटिंग मोड में लड़ सके। और वो उसे कहता है कि ये अभी इम्पोर्टेंट नहीं है कि मैं कौन हूँ, पर डोपिंग है क्योंकि अभी तक कोई ऐसा बंदा नहीं आया है जो बिना किसी डोपिंग के एक भी फाइट जीता हो। सनवू से रिप्लाई करता है और कहता है कि मैं नहीं करूंगा। और किम उसे कहता है कि कोई बात नहीं, तू जब अरीना में जाएगा तुझे डोपिंग के बारे में और सुनाई देगा। सनवू सोच रहा होता है कि ये बंदा मेरी बात सुन ही नहीं रहा है और वो उसे समझा रहा होता है कि हमारे लिए चीजें कैसे काम करती हैं, जो वीआईपी फाइटर्स को फाइटिंग वर्ल्ड में लड़वाते हैं उससे वीआईपी का क्या फायदा होता है। और वो उससे कहता है कि ये बंदा मेरी बात नहीं सुन रहा है। और तभी किम उसे टूर्नामेंट का सिस्टम समझाने लगा कि अगर तुम टॉप 20 के अंदर पहुंचे तो तुम एक स्पॉन्सर चुन सकते हो अपने लिए और तू उस बंदे को अपना स्पॉन्सर बना सकता है जिसे मैं रिप्रेजेंट करता हूँ और हमारे साथ जीत सकते हो। सनवू से कहता है कि मैं समझ गया सब, बस अब मुझे पैसे दे दो। और किम उसे कहता है कि यही तो प्रॉब्लम है क्योंकि तुझे सिर्फ टूर्नामेंट के थ्रू ही पेमेंट मिल सकती है। और सनवू कहता है क्या कह रहा है, तू मेरे साथ मजाक कर रहा है और अगर ऐसी बात है तो मैं तेरे साथ काम ही क्यों करूँ। किम उसे शांत करते हुए बोलता है कि तुझे ये पैसे अपने पेरेंट्स की सर्जरी और उन्हें सेफ रखने के लिए चाहिए ना। सनवू कहता है कि तुझे कैसे पता। और किम उसे कहता है कि जितने लंबे समय तक तू मेरे बॉस के लिए लड़ाई करेगा उतने वक्त तक मैं सर्जरी, सेफ्टी और हर एक चीज की तैयारी करूंगा। और सनवू कहता है कि मैं तेरी बात पे क्यों भरोसा करूं। तभी उसे उसकी माँ की कॉल आती है जिसे वो जल्दीबाजी में उठा लेता है और अपनी माँ को कहता है क्या कोई परेशानी तो नहीं है। पर उसकी माँ रिप्लाई करती है कि मैंने सुना है कि तूने बॉडीगार्ड्स भेजे हैं और हॉस्पिटल बिल भी भर दी है। सनवू शॉक हो जाता है। तभी किम उसे कहता है कि तू टेंशन मत ले, सेफ हाउस ऑलरेडी प्रिपेयर हो चुका है और अगर मैं सच बताऊं तो हमारे पास तुम्हारे अलावा और कोई ऑप्शन भी नहीं है। सून वो अपनी मोम को रिप्लाई करते हुए कहता है कि हाँ मैंने ही उन्हें भेजा है, मैं जल्दी आ जाऊंगा, जैसा वो कहे वैसा ही करना। सनवू किम से पूछने लगा कि 10 बिलियन वॉन के स्टेक्स क्या हैं और किम उसे रिप्लाई करता है कि 10 बिलियन वॉन तो बस एक बेसिक प्राइस है। जिसे सुन के सनवू शॉक हो जाता है और लोग जितना तेरे ऊपर बैट करेंगे उतना ही प्राइस बढ़ेगा। एक फाइटर तो 15 बिलियन भी लेके गया है और कहता है जो प्लेयर के ऊपर बैट लगती है उसके हिसाब से तो काफी कम है। और किम उसे बताता है कि काफी सारे फाइटर तो डिसेबल हो जाते हैं और काफी सारे मर जाते हैं, बस 10% ही हैं जो सही सलामत आ पाते हैं बाहर। सनवू कहता है कि इतने सारे लोग मरते हैं फिर भी कुछ नहीं पता चलता। किम उसे कहता है कि यही वजह है कि ये सीक्रेट है और कॉन्ट्रैक्ट साइन करते ही हम तुम्हारा डेथ एलिबे बनाते हैं जिसमें वो फाइटर्स की फेक डेथ बनाते हैं, डिसअपीयरेंस हो, इलनेस हो या ड्रग्स हो, हम सब कुछ फेक कर सकते हैं। और सनवू कहता है अगर मैं ये सब रिपोर्ट कर दूं तो। किम उसे रिप्लाई करता है कि तुझे एक पागल ड्रग एडिक्ट दिखाना मेरे लिए कोई खास बड़ी बात नहीं होगी और कौन मानेगा एक पागल की बात जो एक ऐसे टूर्नामेंट की रिपोर्ट कर रहा है जो ऑफिशियली एग्जिस्ट ही
नहीं करता और उसे समझाता है कि तेरे रिपोर्ट करने से पहले ही तू डेड डिक्लेयर हो चुका होगा, यही तो इस हॉस्पिटल की ब्यूटी है। और कहता है कि ये तेरी चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है कि तुझे साइन करना है या नहीं। कुछ लोग सोचने के लिए काफी दिन लेते हैं। सनवू बिना किसी हेजिटेशन के कॉन्ट्रैक्ट साइन कर देता है और कहता है कि अपना प्रॉमिस निभाना, जिससे किम बड़ा खुश होता है। तभी पीछे से एक नर्स आके सुनवू को इंजेक्शन लगा देती है और सनवू कहता है कि ये क्या है। किम बोलता है कि चिंता करने की कोई बात नहीं है, ये बस एनेस्थीसिया है ताकि हम तुझे एरिना तक ले जा सकें। और सुनवू के बेहोश होते होते किम उसे कहता है कि एक बात ध्यान रखियो, तेरे पेरेंट्स की देखभाल तभी तक होगी जब तक तू टूर्नामेंट में हिस्सा ले रहा है, और तू मेक श्योर करे कि तू जीते और अपनी सारी प्रॉब्लम्स को सोल्व करे। तभी हम देखते हैं कुछ टाइम बाद सनवू की आंख खुलती है और वो सोच रहा होता है कि ये क्या हो रहा है, क्या मैं मर गया, ये लोग मुझे कहाँ ले जा रहे हैं। सनवू पूछता है कि मैं कहाँ हूँ, और जो बंदा उसे ले जा रहा होता है वो कहता है कि चुप रहे, तुझे कुछ टाइम बाद में खुद ही पता चल जाएगा तू कहाँ है, और कहता है कि दिस इज हेल।